Hello my dear students, welcome to all of you in your YouTube classes. Students, myself Himanshu Mishra and I am your physics teacher. Students, we are discussing the chapter 1 which is named as electricity, and this is the 6th video of this unit. आप पहले की वीडियोस को प्लीज जरूर देख के और उसके नोट्स बनाइए. जो प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में बताइए. आपकी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व हो जाएंगी. उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है. ओके स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो हम लोगों ने बात किया था सर्किट डायग्राम के बारे में थोड़ा सा, और थोड़ी सी बात हम लोगों ने करंट फ्लो के बारे में बात की थी कि करंट कंडक्टर्स में कैसे फ्लो करता है. ओके, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है कि कुछ डायग्राम्स आपको नहीं समझ में आए. वो इसलिए मैंने छोड़े थे क्योंकि अभी हम जब ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते तो आपको समझ में आ जाने वाला है फिलहाल. लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो मैं बात कर लेता हूँ. जैसे ये डायग्राम जो है ये बेटे रेजिस्टेंस का है. किसका है? रेजिस्टेंस का. ठीक है. और रेजिस्टेंस का काम जो होता है वो करंट को कंट्रोल करना होता है, करंट को कम करना होता है. वैल्यू बढ़ा घटा के हम कम या ज्यादा करते हैं, कुल मिला के कंट्रोल करना है. ये बेटे फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल है. दैट मीन्स आपने सर्किट में एक बार कहीं पे लगा दिया तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? चेंज नहीं होगी. ओके. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको हर समय एक ही रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है या एक ही करंट की जरूरत नहीं है, तो आप वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं. एक इसका एग्जांपल आपका ये हो सकता है, घर में जो आपके फैन का रेगुलेटर है, जिससे आप क्या करते हो, फैन की स्पीड बढ़ाते बढ़ाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जब ठंडा मौसम है तो हवा धीरे चले और गर्मी है तो हवा तेजी से चले, तो आप रेगुलेटर को उसी हिसाब से एडजस्ट करते हो और देखते हो कि फैन की स्पीड घट जाती है, बढ़ जाती है, जैसा आप कुछ करते हो. तो वहां अगर अब जो रेजिस्टेंस लगा है या जो कह सकते हैं लगा है वहां पे रेजिस्टेंस, उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जा सकता है, जिसकी वैल्यू हम समय के साथ अपने हिसाब से बदल सकते हैं. बट अगर ऐसा रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू बदल नहीं सकते, वो एक फिक्स्ड वैल्यू आपको हमेशा प्रोवाइड कराएगा. बट ये वेरिएबल क्या होगा? जैसी जरूरत उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं. तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के क्या है? आपके सिंबल्स हैं. अगर ये बना है या ये बना है, दोनों एक ही बात को दिखाता है. और ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल है बेटे. ओके. बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था क्योंकि बाकी इसी समय समझाने की जरूरत होती है. हाँ, रेजिस्टेंस की बात हम लोग ओम्स लॉ में करते हैं, और जब ओम्स लॉ हम समझ लेते हैं तो रेजिस्टेंस समझते हैं, और रेजिस्टेंस के बाद में सर्किट सिंबल के बारे में आपको बताता है. खैर कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई. चलते हैं आगे. चलिए अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा. इसका नाम ओम्स लॉ है. तो ओम्स एक साइंटिस्ट थे, एक पर्सन थे, इनका नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम. ठीक है. तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है. देखिए, हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी पढ़ लिया और करंट के बारे में पढ़ लिया, लेकिन क्या ये दोनों को प्रभावित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? ये बात ओम ने अपने लॉ के थ्रू बताया, जिसको हमें पढ़ना है. तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या देता है बेटे? व्हाट डज इट गिव? क्या देता है हमें? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ओके. तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन अगर कोई लॉ देता है तो वो जो लॉ देता है उसको हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं. थोड़ी सी बात मैं एक स्टेप पीछे जाके करूंगा ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाए. बेटे, करंट इज फ्लो ऑफ करंट इज लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर. जैसे आपका करंट क्या होता है, वाटर जैसे फ्लो होता है, उसी तरीके से आपका करंट भी फ्लो करता है. मतलब उसी नेचर का ये होता है. कैसे? जैसे मैं मान लीजिए ये हमारे पास कुछ ऐसा सरफेस है और मैं यहाँ पे वाटर गिरा रहा हूँ, तो आप किधर जाएगा? आप बहुत आसानी से कंक्लूड कर लिए सर कि यहाँ से यहाँ जाएगा. अब आपने क्लास 9th में पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ की हाइट कुछ और है, यहाँ की हाइट कुछ और है, यहाँ पे ज्यादा हाइट है, यहाँ पे कम हाइट है. तो पानी का बहाव, पानी का फ्लो आपने देखा कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है.
हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है और जमीन पे एकदम कम है। तो आप ये देख रहे हो कि वाटर का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सेम आपकी इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो होता है और उसको समझते हैं ऐसे। हमने क्या किया, मान लीजिए ये 2 टैंक ले लिया या ग्लास ले लिया, इस तरीके से ले लिया। एक पे मैंने वाटर का जो लेवल रखा कुछ ये रखा, और एक में वाटर लेवल नहीं रखा। अब बेटे जो करंट के लिए यहां पर पोटेंशियल की बात है, तो सपोज कर लीजिए ये वाटर का लेवल ही पोटेंशियल है, तो बेटे ये हाई पोटेंशियल पे है क्योंकि इसमें वाटर जो है लेवल हाई है, हाई पोटेंशियल पे है। और ये आपका एम्प्टी है, या कह सकते हैं जीरो पोटेंशियल, या हम लो पोटेंशियल कह देते हैं, कर सकते हैं। हमें समझ में आ गया ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल। अब समहाउ किसी भी तरीके से हमने क्या किया, इसमें पानी के फ्लो के लिए रास्ता बना दिया, है ना जी। अब बेटे पानी का फ्लो किधर से किधर होगा, ऑब्वियस है, थोड़ा बड़ा अगर बनाए तो आप समझ पाए, इधर से इधर होगा। तो वाटर का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे वाटर के सरफेस को हमने हाई पोटेंशियल बोला, तो यहाँ ये आपका हाई पोटेंशियल हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो हमने देखा वाटर का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो करंट के लिए भी बेटे ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, ठीक है। और ये जो वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो फ्लो ऑफ वाटर हम दिखा रहे हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट सपोज कर लीजिए कि यही इलेक्ट्रिक करंट है। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। अब बेटे जितना ज्यादा हाई पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा पानी का लेवल होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करेगी, उतनी तेजी से पानी फ्लो करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। और आप देखेंगे कि ये पानी कब तक फ्लो करेगी, धीरे धीरे इसमें क्या होगा, वाटर लेवल कम आता जाएगा, यानी इसकी पोटेंशियल बेटे डाउन होती जाएगी, और वहीं इसकी पोटेंशियल धीरे धीरे राइज करेगी। और ऐसा तब तक होगा, यानी वाटर का फ्लो यहां से यहां तब तक होगा जब तक कि दोनों के वाटर लेवल्स सेम नहीं हो जाते, यानी जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। ये बात समझ में आ गई। अब ये बात तो हमको समझ में आया कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। इसी के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग, कितना कम, कितना धीरे, कितना तेज, ये अगर कोई बताता है तो ओम्स लॉ बताता है। ओके, आगे चलते हैं। तो ओम्स लॉ के बारे में हमने समझ लिया। ओम्स लॉ क्या देता है, या ऐसे लिखिए, ओम्स लॉ gives the relation between electric current and potential difference। तो बेटा इन दोनों के बीच में क्या देता है, ये रिलेशन देता है, फॉर्मूला देता है, और वो है क्या, दिस लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। इसको हम कैसे स्टेट कर सकते हैं, इसका लॉ कैसे दिया गया है, उसको हम नीचे लिखेंगे। जरा लिखते हैं, चलिए। ठीक है, तो पहले लॉ लिख लेते हैं, फिर उसको मैं समझाता हूं। देखिए, इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर at the constant temperature electric current
electric current flowing through the conductor बेटे आपका वायर हो सकता है, is directly proportional to the potential difference of ends of conductor या it। इसको अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहले अब इसके स्टेटमेंट को एक बार हम लोग रिवाइज करें और उसके बाद समझने की कोशिश करें। तो क्या कह रहा है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, अगर रूम टेम्परेचर जैसे 27 डिग्री सेल्सियस है तो वो 27 डिग्री सेल्सियस बना रहे। तब अगर आप किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर या कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। जो आप पोटेंशियल डिफरेंस, भाई आप सेल लगाओगे, सेल लगा के वायर में करंट फ्लो कराओगे तो सेल की जितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी बेटे उतने ही ज्यादा आपकी क्या होगी? करंट होगी। तो यही आपकी क्या है? ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा भाई? कि I इज प्रोपोर्शनल टू V। I इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बेटे हम लोग अब लगाएंगे उतनी ज्यादा करंट होगी कि नहीं होगी? भाई 2 वोल्ट का बैटरी लगा के एक वायर में देखिए करंट, 10 वोल्ट का लगाइए, 20 वोल्ट का लगाइए, तो आपको अलग अलग करंट मिलेगी और 2 में कम मिलेगी, 10 में और ज्यादा, 20 में और ज्यादा, इस तरीके से आपको करंट बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये ओम का कहना है। लेकिन इस दौरान टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बदला तो ये आप लॉस सही नहीं मान सकते। तो ये लॉ तब तक के लिए सही है जब तक कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये लॉ सही नहीं है। चलिए, अच्छा, अब दूसरे भाग इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरे लैंग्वेज में इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। ठीक है, वेयर R, यहां लिखेगा वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। क्यों लगाया जाता है? क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको क्यों लगाते हैं। मैंने बताया था ना एक दिन कि कोई चीज किस प्रोपोर्शन में बढ़ती है घटती है उसके लिए लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी का शरबत पीने का मन होगा, उसके शरबत पीने का मन में लगा कि भाई उसको 1 गिलास में 2 चम्मच चीनी लगेगा। किसी का ये हो सकता है कि 4 चम्मच हो। तो अगर उनको 2 गिलास पीने का मन हुआ तो अपने हिसाब से अपने रेशियो में चीनी की मात्रा को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। तो वैसे ही अगर V बढ़ाया जाए तो I तो बढ़ेगा, लेकिन किस रेशियो में बढ़ेगा कि मैंने मान लो V को 1 वोल्ट बढ़ाया तो क्या करंट आपकी 3 गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई, 10 गुना बढ़ गई? तो ये जो मैं टाइम्स की बात कर रहा हूं, 10 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, यही मेंटेन करता है हमारा कांस्टेंट, जिसे आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम दे रहे हैं। ओके बेटे, इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का जो नाम ओम ने दिया और बड़ा अच्छा नाम दिया उसको, और कहा कि ये रेजिस्टेंस है। ये क्या है? रेजिस्टेंस। यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो विच वेयर आर इज नोन, आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज नोन एज रेजिस्टेंस।
तो इसे क्या नाम दिया उन्होंने? रेजिस्टेंस का नाम दिया। यहाँ पे ए होना चाहिए, रेजिस्टेंस। हाँ ठीक। वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आई आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर पर, किसी फिक्स टेम्परेचर पर जो पोटेंशियल और करंट का रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस बोला जाता है, और ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है बेटे? कांस्टेंट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई बी अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बेटे इसको बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो आप चाहे इसको मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा कैसे इसको समझा सकते हैं, मतलब लैंग्वेज में, जरा उसको लिखते हैं। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the ratio of potential difference of a conductor of ends of conductor to the current flowing through it is constant। क्या होगा बेटे? कांस्टेंट होगा, और उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, विच इज कॉल्ड, इसी कांस्टेंट को बेटे रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। चलिए देखते हैं अभी और बातें क्या इससे हम समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि R इज इक्वल टू बी अपॉन आई। यहाँ बेटे I को यहाँ भेज दे, R को यहाँ भेज दे, तो हमें क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू बी अपॉन आर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि I V पे प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट क्या होगा? बढ़ेगा। यही तो ओम्स का आपकी कहना था। और वहीं दूसरी बातों में हम ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रॉम दिस one can conclude that क्या समझ सकते हैं इससे? इलेक्ट्रिक करंट is proportional to V या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट is inversely proportional to
आर, मैं थोड़ा नीचे नहीं लिख पा रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है कि हम जब V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल को हम 2 टाइम्स कर देंगे तो करंट 2 टाइम्स हो जाएगा, पोटेंशियल को 3 टाइम्स कर देंगे तो करंट 3 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस की क्या बात होगी बेटे, अगर रेजिस्टेंस को हम 2 टाइम्स कर देंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस को हम 3 टाइम्स कर देंगे तो करंट और कम हो जाएगा। मतलब देख रहे हैं कि इस तरीके से अगर हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, यहां से ये कुछ बातें हम लोग निकाल के समझ चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको अगली वीडियो में जरूर रिजॉल्व करूंगा। घर पे रहिए और तब तक आप एकदम सुरक्षित रहिए बेटे। कहीं भी जाइए मास्क लगा के जाइए, और घर पे भी लोगों को सलाह दें कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।